Good morning to all of you. Today I am going to discuss to the new topic errors. ठीक है. Do you know about the errors? Errors means simply defined as a mistake. ठीक है, क्या होता है ये मिस्टेक? कोई भी काम करने में यदि हम उसमें मिस्टेक करते हैं वो एक तरह से एरर ही है. ठीक है, एरर को सिंपली हम लोग समझते हैं कि मान लो हम लोग कहीं से भी कोई भी चीज़ खरीद के लाते हैं, कोई भी सामान खरीद के लाते हैं. ठीक है, जो सामान खरीद के लाते हैं या तो मेजरमेंट कर, या वो हमें क्या मिलता है, मेजरमेंट करके मिलता है, या तो यदि कपड़े की बात करेंगे तो मीटर में मिलता है. ठीक है, और चावल दाल की बात करेंगे तो किसे मिलता है, केजी में मिलता है. ठीक, और जैसे लिक्विड चीज़ की बात करेंगे तो लीटर में, ml में मिलता है. ठीक है, मान लो हम लोग किसी शॉप पे गए और वहाँ पे हम लोग खरीद रहे हैं 1 केजी चावल. ठीक, 1 केजी चावल खरीद रहे हैं और वो क्या कर दिया, उसमें जो मेजरमेंट करना रहता है, ठीक, उसके नीचे पहले क्या होता था, पहले हम लोग देते हैं तराजू वाला होता था. ठीक है, मेजर करने के लिए, तो नीचे में वो क्या किया, मैग्नेट चिपका दिया 25 ग्राम का, 50 ग्राम का. वो 1 केजी मुझे शो कर रहा है. ठीक है, और हमने उसको मेजर करके कितना लाया, 1 केजी. और घर आके फिर हम उसको मेजर करें तो कितना हो रहा है, मान लो वो 50 ग्राम का मैग्नेट को उसके नीचे तराजू के नीचे चिपका दिया है. तो कितना कम हो गया हमारा, 50 ग्राम कम हो गया है ना. 1 केजी में 50 ग्राम कम हो गया, तो 50 ग्राम हमारा क्या हो गया, एरर हो गया. ठीक, उस तरह से हम लोग इसको किस में समझेंगे, एनालिसिस में समझेंगे. ठीक है, यहाँ पे यदि हम कोई लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और वहाँ पे हम सही से उसको कैलकुलेट नहीं किए, वे हम सही से मेजर नहीं किए, तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट होगा उसमें एरर आएगा. ठीक है, तो एरर्स क्या होता है, एरर्स आर सिंपली डिफाइंड एज मिस्टेक. इट इज डिफाइंड एज इट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड या ट्रू वैल्यू टू द ऑब्जर्व वैल्यू. स्टैंडर्ड देखो, हमने जो 1 केजी में अभी एग्जांपल दी थी 1 केजी चावल का, 1 केजी वहाँ पे क्या था, 1 केजी क्या हुआ, स्टैंडर्ड वैल्यू हो गया हमारा, कि हमें लेना था 1 केजी, लेकिन हमें कितना मिला, 950 ग्राम. ठीक है, तो 950 ग्राम क्या हुआ, ऑब्जर्व वैल्यू हमारा हो गया, क्योंकि हमने जब घर आके उसको फिर से वे किया तो 950 हुआ, हमने ऑब्जर्व कितना किया, 950 ग्राम, और हमारा स्टैंडर्ड वैल्यू क्या था, 1 केजी का था. तो यदि हमें उसका निकालना पड़ेगा एरर्स कैसे निकालेंगे, स्टैंडर्ड वैल्यूज. ठीक है, स्टैंडर्ड वैल्यू माइनस ऑब्जर्व वैल्यू, वो क्या हो गया हमारा, एरर्स. ठीक है, अब इसको बोला कितना % एरर है, तो क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड वैल्यू माइनस ऑब्जर्व वैल्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100. वो क्या निकल जाएगा हमारा, परसेंटेज एरर. कितना % एरर आया वो किससे निकलेगा, इस फॉर्मूले से निकल जाएगा हमें. ठीक है, तो यहाँ पे जब हम लोग एरर की बात करें, स्टैंडर्ड वैल्यू जैसे हमने एग्जांपल बताया कि 1 केजी हुआ, 1 केजी मतलब 1000 ग्राम. 1000 ग्राम हमारा क्या है, स्टैंडर्ड वैल्यू. उसको हमने ट्रू वैल्यू, उसको स्टैंडर्ड वैल्यू बोलते हैं, ट्रू वैल्यू भी बोलते हैं. ट्रू वैल्यू मतलब सही वैल्यू, ट्रू वैल्यू हमारा है. अब हमारा ऑब्जर्व, जब हमने उसी चीज को सेम घर में आके उस चीज को हम वे कर रहे हैं तो उसमें 50 ग्राम कम है. जब हमने 1000 में से जितना हमारा ऑब्जर्व किया हमने वे, उसको हम क्या किया, हमने माइनस कर दिया, तो 50 ग्राम निकल गया. 50 ग्राम क्या हो गया हमारा, एरर्स. क्या हो गया हमारा, एरर्स. मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन, ये 2 तरह से इसको डिटरमाइन करते हैं. पहला है एब्सोल्यूट मेथड, दूसरा क्या है, कंपैरेटिव मेथड. एब्सोल्यूट मेथड क्या होता है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, सिंपली सैंपल इज सिंथेसाइज्ड यूजिंग known quantities of constant, so true value for number of different constant are known. अब किसी भी सैंपल को सिंथेसाइज कर रहे हैं तो उसमें क्या करते हैं, हर किसी को हम वे करके ले रहे हैं, उसका हमें पता रहता है क्वांटिटी, कंसंट्रेशन कितना है उसका, कौन कौन सा कांस्टेंट उसमें डाल रहे हैं. ठीक है, वो हो गया. उसके बाद क्या करेंगे, सैंपल एनालाइज्ड बाय सम मेथड एंड ऑब्जर्व वैल्यूज फॉर क्वांटिटीज ऑफ कांस्टेंट आर नोटेड. अब क्या करेंगे, जो सैंपल हम एनालाइज करेंगे उसी सैंपल को, किसमें एरर है कि नहीं, तो फिर से हम क्या करेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे. ठीक है, फिर से देखेंगे उसका क्वांटिटीज कितना है, उसमें जो जो कांस्टेंट हमने डाला है सिंथेसाइज करने के लिए उसका क्वांटिटीज कितना है, तो हमें पहले पता था. ठीक, सिंथेसाइज करने के बाद उसको क्या कर रहे हैं, फिर से हम मेजर कर रहे हैं. ठीक है, क्वांटिटी पता कर रहे हैं.
अब यदि दोनों में डिफरेंस पता चलेगा हमें, जो पहले से हमारा जो सिंथेसाइज किया उसका तो हमें उसका सारे का क्वांटिटी नोन है, ठीक है, हमें पता है, और जो हम एनालाइज कर रहे हैं उसमें कितना आ रहा है, जो हमें पता था वो क्या हो गया, स्टैंडर्ड वैल्यूज या फिर ट्रू वैल्यूज हो गया। जो हमने अभी ऑब्जर्व किया वो क्या हो गया, अभी जो हमने दोबारा जो हमने किया वो क्या हो गया, एनालाइज किया वो क्या गया, हमारा ऑब्जर्व वैल्यू हो गया। स्टैंडर्ड माइनस ऑब्जर्व तो क्या होगा, डिफरेंस आएगा। यदि डिफरेंस आ रहा है तो जितना % डिफरेंस आ रहा है, जितने का डिफरेंस हमें पता चल रहा है वो क्या हो जाएगा, उतना ईरर। यदि नहीं आ रहा है तो हमारा 100% वो करेक्ट है, सही है, ठीक है। तो बोला डिफरेंस इन ऑब्जर्व वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू विल गिव ईरर। यदि डिफरेंस हमारा ऑब्जर्व वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच में आ रहा है तो वो क्या दे रहा है, हमें ईरर दे रहा है। यदि नहीं हो रहा है तो ईरर नहीं दे रहा है। अब तुम्हारा दूसरा है कंपैरेटिव मेथड, व्हेन सैंपल कांट बी सिंथेसाइज। इसमें क्या आता है, जब हम सैंपल को सिंथेसाइज नहीं कर सकते, ठीक है, तो किसके पर हम किसको स्टैंडर्ड वैल्यू मानेंगे, तो हम स्टैंडर्ड वैल्यू डाटा गिवन इन रेफरेंस बुक या फिर फॉर्मुलरीज, ठीक है, या किसी बुक से हम लोग उठाएंगे डाटा कहीं से, तो हम स्टैंडर्ड वैल्यू पता करेंगे इसका कितना होना चाहिए एग्जैक्ट और हमें कितना मिल रहा है, ठीक है। अब जब हमने देखा 1 kg की बात किया तो 1 kg में 1000 ग्राम है, 1000 ग्राम होता है, ये क्या है 1 kg का रहता है ना हमारे पास मेजरमेंट करने के लिए, ठीक है, तो वो क्या हो गया, हमारा स्टैंडर्ड वैल्यू हो गया। उसी तरह से यहाँ पे क्या है, स्टैंडर्ड वैल्यू हम इसमें क्या था, सिंथेसाइज किए थे, इसमें हम कंपैरेटिव वाले में सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यदि हम सिंथेसाइज नहीं कर सकते कहीं से तो हमें एक्चुअल स्टैंडर्ड वैल्यू लेना पड़ेगा ना, आखिर एक्चुअल वैल्यू है क्या, तो हम किसी रेफरेंस बुक से प्रीफर करेंगे लेना, ठीक है। सेम उसके बाद क्या करेंगे, जब हम रेफरेंस बुक से ले लिए तो अब दूसरे जगह से और कहीं से भी हम लेके आए हैं, सामान लेके आए, अब हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे किसी भी मेथड से, है ना। सैंपल इज एनालाइज्ड बाय सम मेथड एंड ऑब्जर्व वैल्यूज फॉर क्वांटिटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर नोटेड। अब उसमें हम लोग क्या देखेंगे कि जो हम लेके आए हैं दूसरे जगह से खरीद के लेके आए हैं सामान को, जो हमें दिया गया स्टैंडर्ड वैल्यू है, ठीक है, उससे हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, ठीक है। डिफरेंस इन ऑब्जर्व वैल्यू और स्टैंडर्ड वैल्यू विल गिव ईरर। यदि इसमें भी डिफरेंस पता चल रहा है, इसमें एब्सोल्यूट वाले में क्या करना था, हमें सैंपल को सिंथेसाइज करना था, लेकिन तब हमें स्टैंडर्ड वैल्यू पता चल रहा था, उसमें क्या करना है, कहीं से डाटा को लेना है, ठीक है, स्टैंडर्ड वैल्यू कहीं से डाटा लेंगे, उसको हम लोग स्टैंडर्ड वैल्यू मानेंगे। किसी भी बुक में लिखा रहेगा, जैसे इससे पहले तुमने पढ़ा है ना, मैम ने पढ़ाया है फार्माकोपियाज, है ना, उसमें दिया रहता है ना सब जगह स्टैंडर्ड, किसी किसको फॉर्मुलेशन करते हैं, ठीक है। उस तरह से स्टैंडर्ड वैल्यू किसी भी डिफरेंस बुक से हम लोग उठाएंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, ठीक। यदि ऑब्जर्व वैल्यू में कोई और तुम्हारा ट्रू वैल्यू में डिफरेंस आ रहा है, दैट मीन्स कि ईरर प्रेजेंट है, यदि नहीं आ रहा है तो ईरर नहीं है, ठीक है। अब तुम्हारा सोर्स ऑफ ईरर्स, सोर्स ऑफ ईरर्स क्या होता है कि ईरर कैसे हो रहा है, कहां से हो रहा है, तो errors in the result in an analysis can be resulted from various source. Some major source of error in pharmaceutical analysis are described here under. अब देखो जैसे हो गया ह्यूमन सोर्स, पहला हो गया ह्यूमन सोर्स, दूसरा क्या, इंस्ट्रूमेंटल एपरेटस एंड ग्लासवेयर, तीसरा क्या है, एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, फोर्थ नंबर में क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूज इन एनालिसिस, पांचवा क्या हमारा प्रोसीजर। अब देखो ह्यूमन सोर्स कैसे होगा, अब हम लोग एनालिसिस की बात करते हैं तो जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेगा वो कौन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एनालाइज्ड हो जाएगा, ठीक है, जो परफॉर्म कर रहा है। अब उससे भी तो कोई एरर हो सकता है, मान लो कोई इंसान फर्स्ट डे आके यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक, फर्स्ट डे काम कर रहा है, और कोई इंसान उसी सेम प्लेस पे 1 साल से काम कर रहा है, मतलब 1 ईयर से काम कर रहा है, वो तो दोनों में डिफरेंस आएगा ना। परफेक्शन किस में आएगा ज़्यादा, जो 1 ईयर से कर रहा है, ठीक है। ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, पर्सन, किसी पर्सन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। यदि वो फर्स्ट डे काम किया है तो ऑब्वियस उससे कुछ ना कुछ मिस्टेक होगा ही, और मिस्टेक ही तो ईरर है, बोलते ना प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, है ना। जिसको जितना अच्छे से उस चीज में उसको नॉलेज हो गया, प्रैक्टिस कर लिया उसने अच्छे से, तो उससे एरर होने की चांसेस क्या होती है, कम होती है, कंपेरिजन टू द जो कभी कभी काम कर रहा है, ठीक। तो उसे तो बोले ह्यूमन सोर्स। ह्यूमन सोर्स में क्या करता है, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ एन एनालिस्ट परफॉर्मिंग द एनालिसिस हैज मेजर इम्पैक्ट
ऑन एरर इन रिजल्ट। यदि कोई क्वालिफाइड पर्सन है, एक्सपीरियंस पर्सन है, वो यदि परफॉर्म कर रहा है एनालिसिस को, उससे एरर होने की क्या है, चांसेस बहुत कम होती है। ठीक है, इफ एन एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म बाय एक्सपीरियंस पर्सन द चांस ऑफ एरर आर मोर एज कंपेयर टू द सम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय द एक्सपीरियंस एनालिस्ट। यदि कोई अनएक्सपीरियंस पर्सन रहेगा, ठीक है, जिसको उसके बारे में नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, वो परफॉर्म करेगा। अब मान लो हम बात कर रहे हैं लैब में, यदि हम लोग टाइट्रेशन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, टाइट्रेशन परफॉर्म कर रहे हैं, जो फर्स्ट डे जाके कर रहा है टाइट्रेशन, उसका रिजल्ट उतना एक्यूरेट नहीं होगा जितना कि एक लैब टेक्नीशियन होगा, जिसका वो काम ही है डेली का परफॉर्म कराना, सिखाना। तो उसके क्या होगा, उसके कंपेरिजन में जो फर्स्ट डे गया उसमें क्या होगा, एरर आ जाएगा, उतना परफेक्ट रिजल्ट नहीं आएगा। ये कंपल्सरी नहीं कि आएगा ही, मतलब 99% चांसेस रहता है होने का। अब 1% ऐसा इंसान होगा जो कि एक बार में ही अच्छे से परफॉर्म कर दे, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, दूसरा इंस्ट्रूमेंटल एपरेटस एंड ग्लासवेयर। अब देखो यहाँ ग्लासवेयर की बात करें तो ग्लासवेयर हमेशा क्या होना चाहिए, कैलिब्रेट होना चाहिए। मतलब किसी भी चीज को मेजरमेंट क्या होना चाहिए कि हाँ ये यदि 250 ml का ये बीकर है तो एग्जैक्टली वो 250 ml का ही होना चाहिए। ठीक, ऐसा नहीं कि यदि एक बीकर से मेजरमेंट करें 250 ml का, फिर हम मेजरिंग सिलेंडर से वे करके उसमें डाल रहे हैं तो वो कम हो जा रहा है या फिर उससे 250 ml से ज़्यादा हो जा रहा है। जो भी हम लैब में यूज करते हैं ग्लासवेयर, वो भी क्या होना चाहिए, कैलिब्रेट होना चाहिए। उसका तुम्हारा इंस्ट्रूमेंटल में क्या होता है कि उसमें भी एरर नहीं हो। मान लो कि हम वेजिंग मशीन ले रहे हैं, ठीक है, वे करने के लिए वेइंग मशीन ले, तो उसमें क्या हो गया कि अब हम लोग टेयर करके जीरो करते हैं। अब उसमें ऑलरेडी उसमें पहले से दिया हुआ है कि मतलब वो 0.05 आ रहा है, ठीक है, वो किसी वजह से आ रहा है, मतलब मशीन में एरर की वजह से आ रहा है, मतलब कुछ खराबी होगी इसकी वजह से आ रहा है। मतलब जब भी हम वे करें तो वो उतना एक्स्ट्रा वो ऐड कर दे रहा है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए, हम टेयर कर रहे हैं तो उसको 0 होना चाहिए। If the instrument glassware as well as apparatus used in analysis is of low quality and uncalibrated, the chance of error are increased at significant extent. अब लो क्वालिटी का हम सामान खरीद के लाएंगे तो ऑब्वियस उसमें एरर प्रेजेंट होगा ही। उसके बाद हम लोग देखेंगे अनकैलिब्रेटेड, मतलब कैलिब्रेट हमारा क्या होना चाहिए, कोई भी ग्लासवेयर हमारा जब भी जो भी यूज करें लेबोरेटरी में तो क्या कैलिब्रेट होना चाहिए। यदि वो कैलिब्रेटेड नहीं है तो एरर की चांस बढ़ सकती है। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट हमारा एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। इफ द एनालिसिस इज कैरिड आउट इन द कंडीशंस व्हिच आर अनफेवरेबल फॉर पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट। देखो हर एक्सपेरिमेंट करने के लिए अलग अलग मेथड होता है, जरूरी नहीं कि सारे को हम एक ही प्रोसीजर के थ्रू फॉलो करें। यदि अब मान लो किसी को एक ही रास्ते पे जाने के लिए 2 तरह से जा सकता है ना। अब मान लो कि हमें यहाँ पे पहुँचना है, ठीक है, इस जगह पे एक हमारा है कि नॉर्मल चलने वाला रास्ता, एक है हमारा हाईवे से होके जाने वाला रास्ता। ठीक, कोई बाइक वाला नया बाइक वाला है, उसको बाइक ड्राइव करके उसको यहाँ पहुँचना है, वो फर्स्ट टाइम बाइक चलाना सीखा है तो ऑब्वियस इसको प्रीफर नहीं करेगा, वो इसको प्रीफर करेगा। यदि फर्स्ट टाइम वो हाईवे पे जाएगा तो वो एक्सीडेंट भी हो सकता है ना। तो इसीलिए जो है कि जरूरी नहीं कि हर एक्सपेरिमेंट को हम लोग सेम प्रोसीजर के थ्रू उसको फॉलो करें या सबके लिए वो चीज सुटेबल हो। अब इस नंबर ए वाला जो बाइक वाला था जो फर्स्ट डे सीखा था, और ये नंबर बी है जो एक्सपीरियंस है। अब ये वाला क्या करेगा, ए वाला जो फर्स्ट डे सीखा है वो जबरदस्ती हाईवे होके चला जाएगा। इसके लिए तो फेवरेबल नहीं था, बट इसके लिए तो ये चीज फेवरेबल था, है ना, इसके फेवर में था ये रास्ता, इसके फेवर में रास्ता नहीं था। एनालिसिस देखो इसमें क्या है, इफ द एनालिसिस इज कैरिड आउट इन द कंडीशन विच आर अनफेवरेबल फॉर पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट और एनालिसिस द डिस्क्राइब रिजल्ट विल नॉट ऑब्टेन। अब रिजल्ट उसको नहीं आएगा क्योंकि वो उसके लिए जो उसने प्रोसीजर फॉलो किया उसके लिए वो क्या था, फेवरेबल नहीं था, तो रिजल्ट भी सही नहीं आएगा। अब इसको इधर से जा ही नहीं सकता, ये पहले ही एक्सीडेंट कर यहाँ पहुंच पाएगा, नहीं पहुंच सकता। तो हम जिसको जिस रास्ते से जाना है उसी रास्ते से होके लेके जाएंगे। ठीक है, चौथा क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट यूज इन एनालिसिस। इफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट लाइक स्टैंडर्ड सॉल्वेंट रिएजेंट etc यूज्ड इन एनालिसिस आर नॉट ऑफ डिजायर्ड क्वालिटी एंड प्योरिटी द रिजल्ट विल बी ऑब्टेन्ड विथ एरर। जो भी हम कॉन्स्टिट्यूएंट को ले रहे हैं एनालिसिस में वो क्या होना चाहिए, प्योर होना चाहिए।
ठीक है। डिजायर क्वालिटी का होना चाहिए, इसका क्वालिटी अच्छा होनी चाहिए। यदि लो क्वालिटी का हम यूज करेंगे तो रिजल्ट भी हमारा लो क्वालिटी वाला आएगा, है ना। यदि किसी भी तरह का इम्प्योरिटीज प्रेजेंट रहेगा हमारे सैंपल में तो रिजल्ट हमारा सही नहीं आएगा, करेक्ट नहीं होगा, उसमें एरर आ जाएगा। अब हमारा प्रोसीजर, इफ द एनालिटिकल प्रोसीजर यूज्ड इन एनालिसिस इज नॉट वैलिडेटेड एंड इफ वैलिडेटेड बट नॉट फॉलोड केयरफुली द एरर इन द रिजल्ट विल बी ऑब्टेन्ड। यदि कोई प्रोसीजर है, जो प्रोसीजर का गाइडलाइन उसको हम फॉलो करके नहीं कर रहे हैं, उससे भी एरर आ सकता है। बोल रहा है कोई भी एनालिटिकल प्रोसीजर है यूज्ड इन एनालिसिस इज नॉट वैलिडेटेड, यदि वो वैलिड नहीं है तो हम उसको नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती हम, होता ना कभी कभी, मान लो कि हम लैब में कोई चीज़ परफॉर्म कर रहे हैं और हमको घर भी जाना है, उसको क्या करना है, उसको मान लो कि उसको हम क्या कर रहे हैं, इसका जो वाटर है किसी भी प्रोडक्ट में इसको क्या करना है, ड्राई करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब देखेंगे उसको ड्राई करने का दिया हुआ है कि हमको 30 डिग्री पे इसको ड्राई करना है, ठीक है। अब देखें हमको घर भी जाना है तो क्या करेंगे, हमको हीट को बढ़ा देते हैं, जल्दी से ड्राई हो जाएगा और हम लोग घर चले जाएंगे। तो वो क्या गया, वो रॉन्ग, मतलब वैलिड तो नहीं था ना वो चीज़। तो अब क्या, उसका मे बी एक्टिव इंग्रेडिएंट जो प्रेजेंट होगा वो क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है ना। ये सब क्या था, सोर्स ऑफ एरर के अंदर आ रहा था, कहाँ से एरर हमारे एक्सपेरिमेंट में आ सकता है, हमारे प्रोडक्ट बनाने में कहाँ से एरर हो सकता है। तो देख लिया हमने, पहला क्या था, ह्यूमन सोर्स, इंस्ट्रूमेंटल, एपरेटस एंड ग्लासवेयर, उसके बाद क्या था हमारा एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, देन कॉन्स्टिट्यूएंट यूज इन एनालिसिस, उसके बाद क्या था हमारा प्रोसीजर, ठीक है। अब देखें हम लोग टाइप्स ऑफ एरर। एरर अकर्स इन एनालिसिस कैन बी मेजरली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, या 2 क्लास बोल सकते हैं। कौन कौन सा है हमारा, सिस्टम एरर एंड रैंडम एरर। अब देखो सिस्टेमिक एरर क्या होता है, सिस्टेमिक एरर एंड रैंडम एरर। सिस्टेमिक एरर ऐसा एरर होगा जो डिटर्मिनेंट वाला होगा, जिसको हम पता कर सकते हैं कि कहाँ से एरर आया है, ठीक है। उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं, उसको सही कर सकते हैं, जहाँ से एरर हमें पता चला कि यहाँ से हमारा फॉल्ट था तो इस वजह से एरर आया, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। तो इसका कौन कौन सा सिस्टेमिक एरर का कौन कौन सा टाइप हो जाएगा, पर्सनल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर, रिएजेंट एरर, मेथड एरर्स एंड एडिटिव एरर्स। आप देखेंगे हम लोग सिस्टेमिक एरर। सिस्टेमिक एरर इज ऑल्सो नोन एज डिटर्मिनेंट एरर, ठीक है। डिटर्मिनेंट एरर कौन कौन सा हो जाएगा, क्योंकि सिस्टेमिक एरर को तो डिटर्मिनेंट एरर बोलते हैं। कौन कौन था इसके अंदर, पर्सनल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर, रिएजेंट एरर, मेथड एरर एंड एडिटिव एरर। Systemic error is also known as determinate errors. These are those errors which occur during analysis by analyst. ठीक है, ये कब होता है, अकर होता है जब एनालिस्ट के द्वारा आता है, जब वो एनालिसिस को परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है। ड्यू टू रॉन्ग प्रोसीजर और इंस्ट्रूमेंट दीज एरर कैन बी प्रिवेंटेड और मिनिमाइज। या तो ये प्रोसीजर जब हम फॉलो कर रहे हैं रॉन्ग प्रोसीजर के थ्रू कर देंगे तब हो सकता है, या फिर इंस्ट्रूमेंट में कुछ एरर हो तब ये ऐसा एरर आ सकता है, या फिर इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इस टाइप की एरर को, सिस्टेमिक एरर जो होगा इसको हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, या फिर एरर होने से बचा सकते हैं, या उसको हम लोग कम कर सकते हैं। यदि ज़्यादा एरर आ रहा है तो उसको क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी आर वेजिंग अ टेबलेट बट आवर बैलेंस ऑलवेज शोज 0.05 ग्राम मोर देन द एक्चुअल वैल्यूज। अब एक्चुअल वैल्यू से हमेशा क्या कर रहा है, हमारा जो वेइंग बैलेंस है जिसपे हम लोग वे कर रहे हैं 0.05 ग्राम हमेशा एक्स्ट्रा शो करता है वो, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉनिक जो सामान हमारा उसी में प्रॉब्लम है, ठीक है। यदि हमने उस पर वे किया है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पे तो उसमें हमेशा क्या ले रहा है, वो 0.05 ग्राम क्या हमेशा वो ज़्यादा ले रहा है। ये चीज़ हमें लेकिन नहीं पता है, अभी हमें नहीं पता है, यदि हम वे करेंगे फिर तो हम पता चलेगा ना। ये चीज़ हमें पता नहीं है, हम गए लैब में हम काम कर रहे हैं, ठीक है। एक्चुअल वेट हमारा है, एक्चुअल वेट 0.500 ग्राम, ठीक है, टैबलेट का। और ऑब्जर्व हमने क्या किया, जब हमने ऑब्जर्व करके लिया तो क्या हो गया, वो 0.550 ग्राम, ठीक, इतना आ रहा है हमारा। लेकिन इसमें क्या सिस्टेमिक एरर कितना का आया, डिफरेंस कितना हुआ, 0.05 ग्राम, सेम एवरी टाइम, हर समय, क्योंकि वो हमें पता नहीं था, लेकिन उसमें क्या हो रहा था, हमेशा वो ऐड हो जा रहा था, 0.05 ग्राम क्या हो रहा था, वो ऐड हो जा रहा था। Cause the balance is not calibrated correctly, यदि इसलिए हुआ क्योंकि जो बैलेंस जिसपे हम वे कर रहे हैं वो कैलिब्रेटेड नहीं था,
कैलिब्रेट का मतलब होता है मतलब एक्चुअल ट्रू वैल्यू उसका कितना होना चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैलिब्रेट क्या हुआ चीज। और यहाँ पे क्या था, वो कैलिब्रेट नहीं था, वेइंग बैलेंस जिसमें हम लोग वे कर रहे थे। ठीक है। Systemic error can be classified as follows: personal error. For these error, the person carrying operation or experiment is responsibly. These errors occur when the procedure is not properly followed or done carefully. यदि कोई ये error तब होता है पर्सनल error जब कोई पर्सन क्या करता है, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तुम ये चीज परफॉर्म करो, और वो उसने क्या किया, प्रॉपर तरीके से नहीं किया, ध्यान दे के नहीं, केयरफुली नहीं किया, इसके से क्या आ गया, वहां पे एरर आ गया, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पर्सनल एरर। दीज एरर आर कॉमन व्हेन एनालिस्ट नॉट पर्सनली डूइंग ऑपरेशन बट कनेक्टेड टू द प्रोसीजर एज ऑब्जर्वर। ठीक है, उसने क्या किया, वो खुद नहीं, एनालिस्ट जो वो खुद नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, चलो तो हम जा रहे हैं, तुम देख लेना उसको, आधा काम हमने किया, आधा काम किसी दूसरे इंसान को दे दिया। ठीक है, तो हम केयरफुली तरीके से नहीं किया, हमने सही तरीके से नहीं किया, तो जो हमने वैल्यू लिया था वो उसको पता नहीं है, या फिर वो मेरा काम है तो वो ध्यान से क्यों करेगा, नहीं कर सकता है, नहीं करेगा वो, यदि कर दिया तो वेल एंड गुड, नहीं किया तो एरर आ सकता है उसमें। Some of the example personal error are: person carrying titration cannot able to detect end point by color change clearly and always add some more amount of titrant that actually required, which result in positive error. अब देखो कोई क्या कर रहा है, लैब में टाइट्रेशन कर रहा है, उसको एंड पॉइंट नहीं आ रहा है, वो अपने मन से एक्स्ट्रा ऊपर से अब सामने वाले को दिखाना है। ठीक है, सामने दिया गया कि तुम ये काम करो, टाइट्रेशन करो, इसका एंड पॉइंट डिटेक्ट करके लाओ, और उसका कलर ही चेंज नहीं हो रहा है, तो क्या करेगा, एक्स्ट्रा डालते जाएगा अपने मन से, उसको रिक्वायर नहीं फिर भी था कि जल्दी से कलर आ जाए, हम सबसे पहले जाके वहां दिखा दे कि मेरा एंड पॉइंट डिटेक्ट हो गया। वो एक तरह से एरर ही है, क्योंकि प्रोसीजर को उसने फॉलो नहीं किया। उसके तुम्हारा है इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर अकर ड्यू टू द डिफेक्ट इन द इक्विपमेंट और यूज ऑफ अनकैलिब्रेटेड ग्लासवेयर apparatus एंड इंस्ट्रूमेंट। ये इंस्ट्रूमेंटल एरर तब आएगा जब क्या अगर डिफेक्ट होगा इक्विपमेंट में, इक्विपमेंट में ही डिफेक्ट्स है, लेकिन हम उसको क्या कर सकते हैं, इसमें जितना भी होगा तुम्हारे सिस्टमिक एरर में क्या होता है, मिनिमाइज कर सकते हैं। यदि जो पर्सन पर्सनल एरर में था, जो एक पर्टिकुलर पर्सन एनालिस्ट जो गलती कर रहा था, उसको वो ठीक कर सकता है ना, नेक्स्ट टाइम वो ध्यान से करेगा तो एरर नहीं आएगा। अब दूसरा तुम्हारा क्या है, इंस्ट्रूमेंटल एरर। यदि इक्विपमेंट में प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है, इक्विपमेंट में क्या है हमारा प्रॉब्लम है, सही से कैलिब्रेटेड नहीं है वो, तो यदि हम नेक्स्ट टाइम उसको यूज करेंगे, तुम लोग क्या करेंगे, दूसरा इंस्ट्रूमेंट लेंगे या उसी को सही करवाएंगे। इंस्ट्रूमेंटल एरर अकर ड्यू टू डिफेक्ट इन द इक्विपमेंट और यूज ऑफ अनकैलिब्रेटेड ग्लासवेयर apparatus एंड इंस्ट्रूमेंट्स। रिएजेंट एरर। Reagent error are due to reagent which used in analysis. These error are seen when contaminated reagent are employed in analysis. अब देखो reagent की बात कर रहा है, अब reagent जो हम यूज कर रहे हैं एनालिसिस में वो क्या कंटेमिनेटेड है, मतलब उसमें impurities प्रेजेंट है। जब impurities प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली रिजल्ट क्या फ्लक्चुएट करेगा, सही रिजल्ट नहीं आएगा। अब हम लोग जो उसको सही कैसे करेंगे, नेक्स्ट हम दूसरा reagent लेंगे जो प्योर हो, है ना, जिसमें कंटामिनेशन प्रेजेंट नहीं हो। द रिएजेंट अटैक्स ऑन द apparatus और ग्लासवेयर एंड इंट्रोड्यूस इम्प्योरिटीज इन एनालाइज्ड सैंपल अंडर एनालिसिस। अब उसमें इम्प्योरिटीज प्रेजेंट रहेगा या कंटामिनेटेड रहेगा तो वो कहाँ अटैक करेगा, apparatus या फिर ग्लासवेयर पे, वो रिजल्ट सही नहीं देगा, जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो सही नहीं बनेगा, रिजल्ट आएगा नहीं सही से, तो क्या होगा, एरर का ही एक पार्ट है ये। मेथड्स ऑफ एरर। These errors not easy to detect, which are usually occur when the analytical method is not performed properly or unsuitable for particular analysis. ये error कब आएगा, मेथड ऑफ एरर, जब एनालिटिकल मेथड वो क्या करेगा, प्रॉपर तरीके से परफॉर्म नहीं करेगा, उसको जिस मेथड से को लेके जा रहा है उस मेथड से वो परफॉर्म नहीं करेगा, ठीक है, या फिर अनसुटेबल फॉर पार्टिकुलर एनालिसिस, जो मैंने एग्जांपल दिया था, है ना, जो जिसके लिए सुटेबल है हम उसी वैसे उसको लेके जाएंगे। यदि खुद से हम अदर मेथड हम अपना लेंगे वो क्या सकता है, एरर काउच कर सकता है।
अब पांचवा हमारा क्या है, एडिटिव एरर्स। दीज एरर्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द सैंपल। ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है सब्सटेंस के ऊपर, ठीक है, जो भी हम सैंपल लेंगे उसके ऊपर क्या डिपेंडेंट नहीं होता है। इट इज अ कांस्टेंट एरर दैट गेट्स एडेड टू ऑल मेजरमेंट इक्वली। अब ये क्या है, कांस्टेंट। यदि हम मान लो कि बैलेंस की बात कर रहे हैं, अब उसमें क्या देखा था हमने से पहले कि उसमें जो हमारा वेइंग मशीन था 0.5 वो ऑटोमेटिक क्या है, ऐड हो जा रहा था, वो मशीन का ही प्रॉब्लम था, ठीक है। अब जो भी हम वे करेंगे, जितनी बार करेंगे, सब में वो क्या होता है, 0.5 सब में ऐड होता है। उसी तरह मान लो यहाँ पे कोई मशीन है हमारा, उसमें 0.1 का डिफेक्ट है, ठीक है, 0.1 का क्या डिफेक्ट है, एरर है, तो वो जितने बार हम वे करेंगे सब में उतना ऐड होते जाएगा, है ना। तो 10.1, 20.1, 30.1, 0.1 ml ऑफ एरर इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट, ठीक है। ये अमाउंट सही है हमारा, लेकिन सब में वो क्या हो रहा है, ऐड होते जा रहा है। वो 0.1 हमारा क्या हो गया, वो एरर हो गया। अब हमारा रैंडम एरर में क्या होता है, इस एरर को हम मिनिमाइज नहीं कर सकते, ये हमें रैंडमली उसमें आ जाता है, जिसमें हमें पता नहीं चलता कि एरर कहाँ से आया है, ना उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। सिस्टमिक वाले में क्या था, उसको हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं, उसको प्रिवेंट कर सकते हैं उस वाले एरर को। पर रैंडम एरर को हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट नहीं कर सकते, हमें पता नहीं, तो वो रैंडम कॉज की वजह से होता है, ठीक है। रैंडम एरर इज ऑल्सो नोन एज इनडिटरमिनेट एरर। जनरली कॉज ऑफ रैंडम एरर इज नॉट नोन। किस कॉज से हो रहा है ये हमें पता ही नहीं होता है, ठीक है। एनालिस्ट हैज नो कंट्रोल ओवर इट। एनालिस्ट जो उसमें जो परफॉर्म कर रहा है एनालिसिस, तो उसके उस पर क्या होता है, कंट्रोल नहीं होता है। These error cannot be eliminated even after using high quality reagent and apparatus। अब इसको हम क्या करते हैं, एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, मतलब हटा नहीं सकते हैं इस एरर को। इवन यदि हम लोग हाई क्वालिटी के रिएजेंट और apparatus को यूज कर रहे हैं उसके बावजूद, और यही सिस्टमिक में रहता तो क्या होता, एलिमिनेट हो जाता है वहां से एरर इजीली, है ना। अब मेथड ऑफ मिनिमाइजिंग एरर। एरर कैन बी मिनिमाइज्ड बाय फॉलोइंग मेथड। पहला है कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट एपरेटस, दूसरा क्या हमारा ब्लैक डिटर्मिनेशन, तीसरा क्या हमारा कंट्रोल डिटर्मिनेशन, फोर्थ नंबर क्या है इंडिपेंडेंट मेथड, फिफ्थ क्या है हमारा पैरेलल डिटर्मिनेशन। हम तो कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट एपरेटस, ये हमने अभी 2-3 बार हमने कैलिब्रेशन का यूज किया है। हमने इसमें क्या देखा कि जब भी हम कैलिब्रेटेड ग्लासवेयर को नहीं ले रहे हैं तब ये चीज हो रहा है, एरर आ रहा है। अनकैलिब्रेटेड ग्लासवेयर को यूज करने से एरर आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, हमेशा कैलिब्रेटेड वाला यूज करेंगे। पहले हम कैलिब्रेट कर लेंगे कि एग्जैक्ट में यदि 250 ml का इसमें मार्क किया हुआ है तो वो 250 ml ही होना चाहिए, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम, तो एरर नहीं होगा। अब हमारा क्या है, ब्लैंक डिटर्मिनेशन। द ब्लैंक डिटर्मिनेशन एनालिसिस इज परफॉर्म विथ और विदाउट सैंपल। या तो ये एक बार सैंपल के साथ करेंगे, एक बार विदाउट सैंपल के साथ करेंगे। जब हम लोग ब्लैंक डिटर्मिनेशन करते हैं, द ब्लैंक डिटर्मिनेशन एनालिसिस परफॉर्म विथ और विदाउट द सैंपल टू आइडेंटिफाई इम्प्योरिटीज इन रिएजेंट एंड सॉल्वेंट एंड मिनिमाइज देम। अब कोई भी हम लोग रिएजेंट ले रहे हैं, ठीक है, इसमें इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है या नहीं, एक बार हम सैंपल के साथ लेके करेंगे, एक बार विदाउट सैंपल के साथ करेंगे। यदि उसमें एरर होगा तो हम वहां से मिनिमाइज कर सकते हैं। सैंपल को क्या करें, सॉरी रिएजेंट को क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, है ना। ये किस में आ जाएगा, ब्लैंक डिटर्मिनेशन में। उसका हमारा क्या है, कंट्रोल डिटर्मिनेशन। इन कंट्रोल डिटर्मिनेशन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन आर यूज्ड फॉर एनालिसिस एंड कंपेयर विद द नॉर्मल डिटर्मिनेशन। कंट्रोल डिटर्मिनेशन में क्या करते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग कंपेयर करते हैं नॉर्मल डिटर्मिनेशन वाले से, ठीक है। नॉर्मल हमारा क्या था, उससे क्या कर दोनों को कंपेयर कर देंगे। अब चौथा हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट मेथड। इन दैट केस द एनालिसिस ऑफ सेम सैंपल बाय टोटली डिफरेंट मेथड इज परफॉर्म्ड एंड द रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम बोथ मेथड आर कंपेयर। अब देखो, एक ही काम करने के लिए हमें बहुत सारा का मेथड होता है, ठीक है। हम दोनों को कोई भी सैंपल लेंगे और हम अलग अलग मेथड से इसको परफॉर्म करेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, उसको कंपेयर कर देंगे। वो किसके अंदर आएगा, इंडिपेंडेंट मेथड के अंदर आएगा, ठीक है। इन दैट केस एनालिसिस ऑफ सेम सैंपल बाय टोटली डिफरेंट मेथड इज परफॉर्म्ड एंड द रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम बोथ मेथड आर कंपेयर्ड। इफ दे आर आइडेंटिकल दे आर कंसिडर्ड एज रिलायबल।
यदि क्या दोनों आइडेंटिकल मतलब सेम है तो क्या उसको क्या कहलाएगा, दे आर कंसिडर्ड एज रिलायबल। फॉर एग्जाम्पल डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ HCl सॉल्यूशन इज परफॉर्म्ड बाय टाइट्रेशन विद स्टैंडर्ड NaOH। यदि हम टाइट्रेशन कर रहे हैं, स्ट्रेंथ पता कर रहे हैं HCl का, भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्टैंडर्डाइजेशन हमने क्या था ना, अब हमने उसमें किसके साथ परफॉर्म किया है, स्टैंडर्ड NaOH के साथ किया है, ठीक है। एंड ऑल्सो बाय प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन, अब सेम उसको किसके साथ किया हमने, प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन के साथ किया, ठीक है। द एनालिटिकल एज AgCl एंड रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम बोथ मेथड आर कंपेयर, दोनों को अलग अलग तरीके से हमने किया परफॉर्म, उसके बाद क्या किया हमने, बाद में रिजल्ट को कंपेयर किया, ठीक है। वो किसके अंदर आ जाएगा, इंडिपेंडेंट मेथड के अंदर आएगा। अब हमारा 5th नंबर में क्या है, पैरेलल डिटर्मिनेशन। इन दिस मेथड वी बेसिकली परफॉर्म द एनालिसिस फॉर द पर्टिकुलर एनालाइट मोर देन 2 or 3 टाइम सो दैट वी कैन गेट मोर एक्यूरेट रिजल्ट। अब देखो ये पैरेलल डिटर्मिनेशन में कौन सा हो गया, जब हमने को याद करो, जब हमने टाइट्रेशन किया था उस टाइम ने क्या किया था, 3 बार रीडिंग को लिया था स्टैंडर्डाइजेशन करने टाइम में। फर्स्ट चाहे तो हम एक बार में उसको लिख सकते थे ना रीडिंग क्या हुआ, लेकिन हमने क्या किया था, उसको 3 बार 4 बार लेके उसका क्या किया था, हमने उसका एवरेज निकाला था। क्यों, एक मोर प्रिसाइज रिजल्ट आया हमारा, ठीक, इसलिए हमने क्या था ना, नहीं तो हम एक बार में भी तो ले सकते थे रीडिंग। यदि हम 3 बार करे थे, कभी कभी क्या होता है 3 बार सेम आता है, मान लो एक बार वॉल्यूम 20 पे हमारा इंड पॉइंट डिटेक्ट हो रहा है, तो एक बार किए, फिर हमने दूसरे बार किया, फिर 20 आ रहा है, फिर तीसरी बार किया 20 आ रहा है, तो 2 बार क्या हुआ हमारा तो बेकार हो गया, जब 20 इसको आना था तो। लेकिन हमने इसलिए किया ताकि हमें क्या हो, रिजल्ट जो हमारा मिले वो क्या हो, प्रिसाइज फॉर्म में मिले, मतलब एक्यूरेट मिले, इसलिए हमने वहाँ पे उस मेथड को फॉलो किया था, ठीक है। तो उसी को यहाँ पे बोलते हैं पैरेलल डिटर्मिनेशन। इन दिस मेथड वी बेसिकली परफॉर्म द एनालिसिस फॉर द पर्टिकुलर एनालाइट more than 2 or 3 times so that we can get more accurate result। accurate result के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी मेथड को, सेम मेथड को हम लोग बार बार करते, रिपीट करते हैं उसको, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, एरर्स खत्म हो गया, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, उसी में हमारा होगा सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। थैंक यू।